Hello everyone, welcome to Achievers Academy. Today we are going to study about periodic classification of elements. तो सबसे पहले व्हाट इज एटम? एटम हमारा कोई भी मैटर हो, उस मैटर का सबसे छोटा यूनिट होता है हमारा एटम. ये बहुत सारे एटम्स एक साथ आने के बाद बनता है हमारा एलिमेंट. तो एलिमेंट क्या है? ऐसा एक सब्सटेंस है, भले ही कोई भी चीज़ हो, तो उस सब्सटेंस में सारे के सारे एटम से सेम होने पर बनता है हमारा एलिमेंट. तो जो एटम होता है, हमारे एटम कुछ इस तरह से दिखता है. ये एटम का फाइनल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में बहुत से साइंटिस्ट ने हमें योगदान दिया है. महर्षि कनाद, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड और फाइनली बोर. ये सारे साइंटिस्ट के योगदान की वजह से आज फाइनली हम एटम का इतना वेल डिज़ाइन डिफाइंड स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसके सेंटर में होता है न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ऐसे एक शेल होता है, जिस शेल मतलब एक रास्ता होता है जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर. जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज. तो अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 115 एलिमेंट्स आज तक डिस्कवर किए गए. बहुत से अटेम्प्ट्स किए गए, बहुत से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने हमें अच्छे से अच्छे तरीके में हम ये सारे एलिमेंट्स स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था. उनमें से कुछ साइंटिस्ट के बारे में आज हम यहाँ पे सीखेंगे. सबसे पहले थे डोबेराइनर्स ट्रायड. डोबेराइनर ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे. 1829 में हमें 30 से ज़्यादा ऑलमोस्ट एलिमेंट्स पता थे. तो उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को लिया और ट्रायड्स में अरेंज किया. अभी ट्रायड्स, ट्राई मतलब तीन, तो इससे जाहिर सी बात है कि डोबेराइनर ने क्या किया, तीन तीन के सेट में हमारे एलिमेंट्स को अरेंज किया. लेकिन इनमें कुछ खासियत भी थी. द मेन फीचर्स वर, उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट रहेगा इस ट्रायड का, तो इन दोनों का एटॉमिक मास का अगर मीन निकाले तो वो बनेगा हमारा सेकेंड एटम का एटॉमिक मास. और तो उन्होंने ये भी कहा कि एक ट्रायड में जो भी एलिमेंट्स है, इन सारे के प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे. अभी अगर दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे तो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, बेरियम का 137, इनका एग्रीगेट कुछ 88.5 होता है. और स्ट्रॉन्शियम का एटॉमिक मास उन्होंने प्रपोज किया था 87.6. तो ऐसे उन्होंने बहुत से प्रपोज किए थे, लेकिन बहुत से मतलब उन्होंने मैक्सिमम 9 एलिमेंट्स के बारे में वो बता सके. तो ये वो उनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, इसलिए उनकी थियोरी एक्सेप्ट की नहीं गई दुनिया में. तो उसके बाद आ गए न्यूलैंड साइंटिस्ट. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये एक इंग्लिश केमिस्ट थे. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता है कि अगर एलिमेंट्स को अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से सेम रहेगी. लाइक अगर हमने इनको अरेंज किया एक ऑर्डर में, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसे देखेंगे तो लिथियम की प्रॉपर्टी वापस सोडियम से मैच करेगी, बेरिलियम की मैग्नीशियम से, बोरॉन की एल्यूमिनियम से, कार्बन की सिलिकॉन से, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से, ऑक्सीजन की सल्फर से, फ्लोरीन की क्लोरीन से, एंड सो ऑन. लेकिन ये सो ऑन कहाँ तक इनकी थियोरी पॉसिबल थी? तो इनकी थियोरी पॉसिबल थी सिर्फ कैल्शियम एलिमेंट तक. अगर हम एटॉमिक मासेस के स्टडी करते समय हम कैल्शियम तक गए तो वहाँ तक ही इनकी थियोरी सीमित थी. देयर वॉज नो एनी अप्रोप्रिएटनेस इन इस थियोरी आफ्टर द एलिमेंट कैल्शियम. इन्होंने जो टेबल बताया था, उनके टेबल में नए एलिमेंट्स डिस्कवरी के लिए कोई जगह थी नहीं. कुछ कुछ जगह पर उन्होंने एक ही बॉक्स में कोबाल्ट और निकल, इन दोनों को एक ही बॉक्स में डाला. अगर ये दोनों एलिमेंट्स अलग है, ये एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट अलग रहता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग रहती है, तो उन्होंने उन दो एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में क्यों डाला, एक ही स्लॉट में क्यों डाला? सो देयर वॉज समथिंग टू बी थिंक अबाउट, इसलिए इनकी थियोरी एक्सेप्ट की नहीं गई. और फिर आ गए हमारे फेमस साइंटिस्ट मेंडलीव. मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बहुत फेमस था. 1869 में उन्होंने उनका पीरियोडिक टेबल बताया. तो एक रशियन साइंटिस्ट थे, उनके समय तक 63 एलिमेंट्स पता थे. तो इन्होंने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया. उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स के ग्रुप में भी रखने की कोशिश की कि कुछ तो सिमिलैरिटी हम अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे. तो उन्होंने ये जो ग्रुप में रखने के लिए उन्होंने कैसे स्टडी किया,
उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की एलिमेंट्स के। सबसे पहले कि कौन सी ऑक्साइड्स किस तरह से बनते हैं। अभी ऑक्साइड इस नाम में क्या हमें दिखता है, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्साइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन होता है। तो Li2O, Na2O, K2O, अगर कॉमन देखें, अगर Li, Na, K, इसको अगर हम R से सब्सटीट्यूट करें तो हम R2O एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। वैसे ही MgO, CO, ZnO को हम RO लिख सकते हैं। इस तरह से उन्होंने ऐसे एक टेबल बनाया कि ऑक्साइड के फॉर्म को हम स्टडी कर सकें। उन्होंने और एक सेकेंड वे निकाली थी स्टडी करने के लिए, हाइड्राइड्स कौन बनाते हैं। हाइड्राइड्स मतलब जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ होते हैं। फिर RH, RH2, RH3, RH4, RH की केस में लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ऐसे उन्होंने अलग अलग कॉलम में ऐसे सब्सटेंसेस के कंपाउंड्स जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उन्होंने क्लासीफाई किया, और तब जाके उन्होंने अपना ये पीरियोडिक टेबल बताया। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में उन्होंने यहाँ पे कुछ स्पेसेस रखी है, कहीं कहीं पे उन्होंने भरे हैं, ट्रांजिशन सीरीज दिखती है हमें। उन्होंने क्या कहा कि जो हॉरिजॉन्टल रोज है उन्हें हम बोलेंगे पीरियड्स, और जो वर्टिकल कॉलम्स है उन्हें हम बोलेंगे ग्रुप्स। तो इन्होंने जो अपने एलिमेंट्स थे उन सब को इस तरह से अरेंज किया था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में आते हैं उन सब की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन इनकी थियोरी को भी कुछ लिमिटेशंस थे। सबसे पहली बात तो उन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं रखी थी। तो आइसोटोप्स मतलब क्या, ऐसे कंपाउंड जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट उनके मास अलग है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स रहते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, लेकिन एंड एटॉमिक मास 1 है। ड्यूटेरियम का 2 है, ट्रिटियम का 3 है। तो देखा जाए तो ये सब हाइड्रोजन के ही फॉर्म है, लेकिन इनके एटॉमिक मास अलग है, मतलब ये क्या है, इनके आइसोटोप्स। कुछ कुछ जगह पर वो बता नहीं सके कि उन्होंने अरेंजमेंट उल्टी क्यों की। हमने क्या बोला था कि मेंडलीव ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन कोबाल्ट एंड निकल के केस में वो था नहीं, वो उल्टा था। टेलरियम एंड इंडियम के केस में वो भी उल्टा था, लेकिन उन्होंने ऐसे क्यों किया ये भी वो बता नहीं पाए। और हमने ये भी देखा कि जो एक ग्रुप है, ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो देखा जाए तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखने के लिए कोई वजह नहीं थी। इट शोड द सिमिलैरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 7, जहाँ पे हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन ये सारे थे। तो उन्होंने उसको वहाँ पे क्यों रखा, इसका भी एक्सप्लेनेशन वो दे नहीं पाए। तो ये सारे उनकी थियोरी के लिमिटेशंस थे। ऐसा नहीं है कि उनकी थियोरी के लिमिटेशंस थे लेकिन उन्होंने कोई अच्छा अचीव नहीं किया उन्होंने बहुत सारा अचीव किया। उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया था कि हाँ सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स नहीं हो सकते और एलिमेंट्स डिस्कवर भी हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनके लिए खास ब्लैंक स्पेसेस रखी थी। उनको कुछ 3 अननोन एलिमेंट्स पता थे, तो अभी उनको पता नहीं था उनके नाम क्या रखना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन, ऐसे 3 नाम रखे जो आगे जाकर हमें समझ में आया कि ईका बोरॉन स्कैंडियम है, ईका एल्यूमिनियम इज गैलियम एंड ईका सिलिकॉन इज जर्मेनियम। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।